1951 में एक फिल्म आई, मालती माधव। बॉलीवुड में तब लता मंगेशकर को डेब्यू किए कुल जमा 4 बरस हुए थे। इस फिल्म के लगभग सभी 6-7 गाने लता जी ने ही गाए और उनमें एक गाना बहुतों की ज़बान पर उस समय चढ़ चुका था, बांध प्रीति फूल डोर। 1952 में कलकत्ते में एक शाम की बात है जिसमें पहले लता मंगेशकर को यही गाना परफॉर्म करना था, लेकिन फिर एक उनसे भी बड़ी शख्सियत के प्रोग्राम का आयोजन होना था। लता जी ने पहले तो गाने से इनकार कर दिया क्योंकि तब ऐसे प्रोग्राम जवाबी गायकी के तौर पर लिए जाते थे। फिर उसी शख्स के कहने पर गाना निभाया और बखूबी निभाया। बाद में साहब ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान भी लता को अपने साथ अपने पास ही बिठाया ताकि जो हुआ उसे हेल्दी स्पिरिट में लिया जा सके। कार्यक्रम के बाद जब उन्होंने लता को अपने सामने गवाया, अपने सामने गाने के लिए कहा, तो बड़ी शालीनता से लता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपके सामने गाने की हिम्मत और हैसियत अभी तो नहीं है। कड़क आवाज़ से जब हुक्म जारी हुआ तो लता जी ने उनके शागिर्द के पहाड़ी राग के साथ सुर से सुर मिलाए और जब रुकी तो वही शख्सियत लता मंगेशकर के फ़ैन क्लब में शुमार हो चुके थे। एक और बरस बीता। वही साहब इस बार अमृतसर में शास्त्रीय गायन की विलक्षणता के धनी पंडित जसराज के साथ बैठे थे। किसी ने 1953 की फिल्म अनारकली से लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत ये जिंदगी उसी की है चला दिया तो पंडित जसराज से उस शख्स ने बड़े प्यार भरी चुगली में कहा कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती, क्या देन है अल्लाह की। दूसरी तरफ लता जी कई दफ़ा ये कहती नजर आईं कि अगर वो ठीक से रियाज करती तो इस उस्ताद के जैसा गा पाती। एक और किस्सा सुनिए। बम्बई के, उस समय का बम्बई, वहाँ के गिरगांव में इसी शख्सियत का एक प्रोग्राम था। रिहर्सल में प्रोग्राम की शुरुआत राग यमन के साथ करने का तय हुआ, लेकिन इसी बीच उस्ताद के कानों में पड़ोस से आती रेडियो की आवाज़ पर लता जी का बहाना फिल्म में गाया गाना जा रे बदरा बैरी जा रे जा रे, ये गाना उनके कानों में पड़ा तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, बोल पड़े सहसा कि जब से इस लड़की का गाना मेरे कानों में पड़ा है मैं अपना यमन भूल गया हूँ, अब मैं क्या गाऊंगा, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। कौन थे वो शख्स जिन्हें सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती दौर में अपना आदर्श माना? कौन थे जो महज ककहरे सीखने की उम्र में 12 स्वरों को कंठस्थ कर चुके थे? एक संगीत का माहिर जिसे उसके दौर के उस्तादों ने लाजवाब माना, एक बढ़िया मेहमान नवाज जो रात बेरात भी आए मेहमानों को बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देता था, एक मिट्टी का लाल जिसे पार्टीशन में पाकिस्तान जाना तो पड़ा लेकिन हिंदुस्तान से इश्क उसे वापस खींच लाया, बार बार खींच कर लाया। वो शख्स जो कहता था कि मुझे खाने से ज़्यादा गाने से लगाव है, यही मेरी इकलौती जिंदगानी है और इसके बिना मैं जी नहीं सकता। संगीत के बिना जिए के बजाय मैं अपने होठों से कोई गीत गाते हुए मरना पसंद करूंगा, ऐसा कहने वाला शख्स कौन था? एक शागिर्द जिसने सीख ली तो ऐसे कि उसे ख्याति मिली 20वीं सदी के तानसेन की। समझ गए हो तो आप प्रशंसा के पात्र हैं, ना समझे हो तो हम परिचय करा देते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से रूबरू करवाने वाला हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज हम बताएंगे ख्याल, तराना, ठुमरी जैसी शास्त्रीय विधाओं में हिंदुस्तानी संगीत के आधुनिक तानसेन, मशहूर गजल गायक, पद्म भूषण सम्मानित उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की कहानी। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. आज़ादी से पहले के पंजाब में लाहौर से लगा एक गांव था, एक कस्बा था कसूर, जहां 2 अप्रैल 1902 में गुलाम अली का जन्म संगीत की सोहबत में रचे बसे हुए एक घर में हुआ। बड़े गुलाम अली खान साहब पहले अपने वालिद सारंगी वादक अली बख्श खान, फिर 7 बरस की उम्र से पटियाला घराने में चाचा उस्ताद काले खान के शागिर्द बने। 1962 में लिखी अपनी किताब संगीतज्ञों के संस्मरण में उस्ताद विलायत हुसैन खान लिखते हैं, गुलाम अली खान, जो बड़े गुलाम अली के नाम से मशहूर हैं,
काले खां के भतीजे हैं और अली बख्श कसूरवाले के सुपुत्र हैं। तालीम इन्हें अपने पिता चाचा से ही मिली और अस्थायी ख्याल ये बहुत अच्छा गाते हैं। इनका गाना बहुत तैयार होता है, असरदार होता है। विभाजन के पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में इनके लिए बुलावे आते थे, बड़े बड़े शहरों से, और इनका बड़ा आदर सत्कार उस समय भी हुआ करता था। चाहे वो घराने की तर्ज पर ख्याल गायकी हो या विरह से इश्क तक की आस समेटे ठुमरी, कोई प्रेम भाव से भरा दादरा हो या फिर भक्ति भाव से भरा हुआ भजन। 5.5 फीट के कद पर मजबूत शरीर और भरी मूंछों वाले खान साहब किसी भी तान में सुर की रंगत बदलने में माहिर थे। वो जब मेघ राग को ढाल देते हुए निभाते तो भरे कंसर्ट में भी लोगों को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कौंध महसूस होने लगती थी। काली घटा घिर आए, सजनी के गमक और तान के भी बखूबी किस्से मिलते हैं। बड़े बड़े कलाकारों के गमक में वो फिरकियाँ और वो तान को वैसे समेटने या उछालने की हिम्मत नहीं थी जो बड़े गुलाम अली खान साहब की कोहनी की टेक लगाकर घंटों ठुमरिया गाते गाते बड़ी आसानी से वो निभा लिया करते थे। वो राग मालकौस, राग मल्हार, मेघ राग गाते और खुद ही सारंगी की साज में अक्सर बेटे मुनव्वर अली खान के साथ जुगलबंदी करते दिखते। का करूं सजनी आए न बालम और नैना मोरे तरस गए आजा बालम को राग जंगल भैरवी और प्रेम जोगन बनके सुंदर पिया और चली रे को राग सोहनी में जिस तबीयत से निभाया है वो परसों बरस से उसी इमोशन से आज भी सुने जाते हैं। 1981 में ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक इस नाम की पुस्तक में सुशीला मिश्रा ने अपने 23वें अध्याय को बड़े गुलाम अली खान साहब को एक तरीके से समर्पित किया। उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या इस किताब में लिखा कि बरसों पहले थायराइड गांठ के बढ़ने से गुलाम अली खान साहब को गले में घेंघा का ऑपरेशन कराना पड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी थी, जिसमें गले को आराम देने की विशेष नसीहत भी शुमार थी। बमुश्किल 24 घंटे गुजरे थे जब बड़े साहब ने ज़बरदस्त तान छेड़ दी। जब रियाज रुका तो डॉक्टर ने बड़े प्यार से चिताया। इस बाबत उनका बचपने से भरा हुआ जवाब था। कहा कि मुझे देखना था कि मेरी आवाज़ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसके बिना तो मेरी ज़िंदगी भी किस काम की। बड़े गुलाम अली साहब हर दफ़ा एक नई फिरकी से सबको निशब्द कर देते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि आप सुनना शुरू कीजिए, खान साहब आपको खुद ब खुद उलझा लेंगे। बड़े गुलाम अली साहब ने एक तरफ बड़े बड़े राजाओं और शास्त्रीय कलाकारों के फ़न के हिसाब से शास्त्रीय बारीकियों को बड़ी नज़ाकत से आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ उन्होंने सादा मिजाज जनता के हिसाब से अनावश्यक आलापों और बढ़त को कम करके भी गायन की तरबियत को बरकरार रखा। उन्होंने ठुमरी संगीत शैली में एक नया सलीका जोड़ा जिसे पंजाबी अंग के तौर पर शुमार किया गया। इसी के चलते उन्होंने लगभग खो चुके पटियाला घराने को दोबारा पॉपुलर किया। बड़े गुलाम अली खुद भी इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय हो चुके थे जिन्हें गांधी जी तक सराहते थे। बड़े गुलाम साहब के गाए हुए तमाम भजन महात्मा गांधी भी गुनगुनाते थे। 1947 में हुए बंटवारे में पहले तो बड़े साहब बॉम्बे से लाहौर लौट गए, लेकिन दशक भर में ही उन्होंने मोरारजी देसाई, जो उस समय बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष सहयोग से भारत की नागरिकता प्राप्त की। बड़े गुलाम अली खान साहब जितने मंझे हुए फनकार थे उतने ही दिलदार मेजबान भी। वह हमेशा अपने स्वर मंडल को साथ लेकर चलते थे और बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में उनकी जहाँ भी बैठकी लगती, जहाँ भी वो जाते वहीं महफिल भी जम जाती थी। लेकिन उनके 2 और नॉट सो होस्ट किस्से भी हैं, नॉट सो पॉपुलर किस्से। एक 1960 वाली मुगल आजम के संगीतकार नौशाद और फिल्मकार के आसिफ से जुड़ा हुआ है पहला किस्सा। जब 500 रुपये गाने का मेहनताना चलन में था, वहाँ बड़े साहब ने के आसिफ से 2 गानों, प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो, इन दोनों गानों के लिए 25-25 हज़ार रुपये लिए। और दूसरा किस्सा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू और खान साहब एक ही शहर में थे। 1 घंटे के वक्त को जताते हुए नेहरू ने गुलाम अली को गाने के लिए बुलावा भेजा, जिसके जवाब में गुलाम अली ने जवाब दिया कि घंटे भर में तो मेरा गला गर्म हो पाता है साहब। साल 1961 में उन्हें पद्म भूषण और फिर 1962 में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। चलते चलते एक और किस्सा आपको बताते हैं जिसका जिक्र सुशीला मिश्रा ने किया है। किस्सा जो बड़े गुलाम अली खान के उनके चाहने वालों के प्रति लगाव को दर्शाता है। किस्सा कुछ ऐसा सुशीला मिश्रा ने लिखा है
कि 1967 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित चौथे संगीत और नृत्य महोत्सव में खान साहब को परफॉर्म करना था। लेकिन ऑडियंस लाइट्स बंद होने के चलते जब चाहने वालों के चेहरे सामने नहीं दिख रहे थे तो उन्होंने ये कहते हुए गाने से इनकार कर दिया कि आपने तो साहब बत्तियां बुझवा दी हैं, मुझे कोई भी सामने दिख नहीं रहा, मुझे सुनने वालों के दर्शन के बिना गाने के बारे में कैसे मैं सोच सकता हूँ। बत्तियां जलाई गई आखिरकार और राग छाया में ख्याल जो करे राम कृपा, इसके पद बड़े गुलाम अली खान के गले से निकल अपने चाहने वालों से रूबरू होने लगे। आखिरी के बरसों में बड़े गुलाम अली हैदराबाद के बशीरबाग महल में रहे। भले ही उनकी तबीयत कितनी भी लगातार नासाज होती चली गई हो, लेकिन उनके बेटे मुनव्वर अली के साथ रियाज को उन्होंने जारी रखा। यहीं से छाछठ सावन देखने के बाद 24 अप्रैल 1968 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। भारत सरकार ने उन्हें हैदराबाद में दायरा मीर मोमिन कब्रगाह में राजकीय सम्मान के साथ दफन करवाया गया। आज उनकी यौम वफ़ात यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी की तारीख है और ऐसे में हिंदुस्तानी संगीत को नया मकाम देने वाले खान साहब को ये ट्रिब्यूट तारीख के माध्यम से हमारी तरफ से। आज का ये अंक लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।